देखो, मुझे लगता है इंडिया में बॉलीवुड और पॉलिटिक्स ये दो ही ऐसी फील्ड है जिसमें एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और इंडिया में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो या फिर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। ऐसे में सोचिए, अगर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? किस तरीके से अपना रिजेक्शन उस कैंडिडेट तक पहुंचाओगे, या फिर हायला वोट ही नहीं करोगे क्या? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए नन ऑफ द अबव नोटा का बटन निकाला गया है। एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम नोटा पे एक बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी जिसका सोल्यूशन नोटा के रूप में निकाला गया है? क्या नोटा से सच में कोई फर्क पड़ा है या फिर एक नई प्रॉब्लम बन गई है? किसी भी कैंडिडेट से कंपेयर्ड अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते तो क्या फिर से री इलेक्शन करवाए जाएंगे? और क्या इस इलेक्शन आपको नोटा पे वोट देना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे आसान काम सबसे पहले कर लेते हैं, ये समझते हैं कि नोटा होता क्या है। तो फुल फॉर्म तो पता लग ही गया होगा, नन ऑफ द अबव। एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो नोटा किसी भी वोटर को अपना नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट देता है। मतलब इलेक्शन में खड़ा अगर कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो उन सबको आप रिजेक्ट कर सकते हो एक नोटा का बटन दबा के। 27 सितंबर 2013 को इसे लीगल स्टेटस मिला था और 2013 के ही इन स्टेट असेंबली इलेक्शन में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। राज्यसभा में किया गया था 2014 में। अच्छा, नोटा को ऑप्शन देने वाली इंडिया पहली कंट्री नहीं है, पहली कंट्री थी फ्रांस। और 2008 में नोटा को ऑप्शन देने वाली पहली एशियन कंट्री बनी, गेस करो, बांग्लादेश। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन दिया गया है। इंडिया 14th ऐसी कंट्री है जिसने ये ऑप्शन दिया है। आपको पता है 2019 के इंडियन जनरल इलेक्शन में 1.04% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने नोटा को वोट दिया। मतलब इतने सारे लोग थे जिन्होंने नोटा को वोट दिया। अब हम आ गए हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये समझते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये कौन से दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो बात करते हैं पहली प्रॉब्लम से। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे देश का नेता कैसा हो, जैसा भी हो, क्या एक क्रिमिनल हो सकता है? तो अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट की माने तो 2014 की लोकसभा इलेक्शन के 30% विनर्स ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जो 2019 तक आते आते 43% तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ क्रिमिनल केस होना और सच में क्रिमिनल होने में बहुत डिफरेंस है। बहुत बार देखा गया है कि ऑपोजिशन पार्टीज सामने वाले कैंडिडेट्स का नाम खराब करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए फेक केसेस भी फाइल कर देते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझना कि कौन सच में क्रिमिनल है और किसके खिलाफ सिर्फ फेक केस फाइल किया गया है। ऐसे में नोटा आपकी मदद करता है कि अगर आपको वाकई में लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट क्लीन नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुई पहली प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छी चीज बताती हूँ। तो अपने इंडियन इलेक्शन लॉज के हिसाब से अगर कोई इंसान कोर्ट में क्रिमिनल प्रूव हो जाता है, कोर्ट कह देती कि हाँ ये क्रिमिनल है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक छोटी सी कंडीशन है बस। तो अपना जेल टर्म पूरा करने के 6 साल बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को 10 साल की सजा मिली है तो वो 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फिर नेक्स्ट 6 साल भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। एक और चीज, अगर किसी इंसान पे सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में राहुल गांधी डिफेमेशन केस में कन्विक्ट होने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और रूल्स के अकॉर्डिंग वो अप्रैल 2023 के 8 साल बाद तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाते, 2 साल जेल के और 6 साल रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो रिलेट करता है आपके राइट नॉट टू वोट से। जी हाँ, इसके लिए समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें सारे इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स दिए गए हैं। इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, ये सारी चीजें। तो आपको ये तो पता होगा कि आपका जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर क्या आपको ये पता है कि आपके पास एक राइट नॉट टू वोट भी है? जी हाँ। तो 2013 से पहले भी एक वोटर चाहे तो किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता था, पर ये कैसे कर सकता था? उसे वोटिंग बूथ जाना होता, वहां जाके फॉर्म 49O को साइन करना होता, और इस पूरे प्रोसेस के वक्त सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती थी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया, ये कहते हुए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ये एक वोटर का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉयलेट करता है। कैसे? तो इस केस में कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक वोटर को राइट नॉट टू वोट तो देता है, पर इस राइट को एक्सरसाइज करते वक्त सीक्रेसी मेंटेन करने नहीं देता। तो इस केस के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हर ईवीएम मशीन में नोटा बटन लगाया जाएगा, ताकि वोटर्स चाहे तो किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सके, अपना डिससैटिस्फैक्शन शो कर सके
सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा। ये डिसीजन सुनाते हुए तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सत्यशिवम ने कहा था कि नोटा यानी नेगेटिव वोटिंग इलेक्शन में एक सिस्टमैटिक चेंज लेकर आएगा और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्लीन और सूटेबल कैंडिडेट खड़ा करने के लिए फोर्स करेगा। इवन हमारे पार्लियामेंट में भी वोटिंग के टाइम पर येस, नो और एब्सटेन के 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। नोटा भी उस एब्सटेन बटन जैसा है जिस पर आप वोट दे सकते हो अगर आपको लगे कि कोई भी कैंडिडेट आपके वोट के लायक नहीं है। अब हम आ गए हैं मेन क्वेश्चन पे कि अगर किसी भी इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट से कंपेयर अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिल भी जाते हैं तो भी नेक्स्ट कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 1000 वोट है और 1000 में से 990 वोट भी नोटा को मिल जाते हैं तो उसके बाद जो भी अगला कैंडिडेट है जिसे हाईएस्ट वोट मिले उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब आपके हाथ में पावर तो दे दी गई है पर वो पावर किसी काम की नहीं है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स नोटा को एक टूथलेस टाइगर कहते हैं। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डिसैटिस्फैक्शन, रिजेक्शन शो कर सकते हो पर वो रिजल्ट पर कोई असर नहीं डालता। पर क्या ये सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा? मतलब 2013 में भी हमने मेजर चेंज लाया था नोटा को ऑप्शन देके, तो क्या ये सिस्टम अब चेंज नहीं हो सकता? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने ये पूछा कि अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं तो क्या उस इलेक्शन को वॉइड मतलब निरस्त डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की गई थी जिसमें नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट की जैसे ट्रीट करने को कहा है और अगर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं तो वहां री इलेक्शंस की गाइडलाइन की मांग की है। पिटिशनर का कहना है कि अगर नोटा को एक लेजिटिमेट कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो पॉलिटिकल पार्टीज पे एक ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट को खड़ा करने का दबाव डालेगी। अब जब आपको नोटा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता लग गई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे मुझे आपकी राय चाहिए थी। तो नोटा पे अब 2 नए डिस्कशन हो रहे हैं। पहला, अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं तो री इलेक्शन होना चाहिए और दूसरा, वो कैंडिडेट जो हार गए उन्हें आगे इलेक्शन लड़ने देने से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। चलिए समझते हैं ये कितना सही है और कितना पॉसिबल। तो पहला, इस बात की क्या गारंटी कि जो री इलेक्शन होंगे उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले वालों से बेटर और कॉम्पिटेंट हो? और अगर ऐसा नहीं होता है, नोटा इस बार भी जीत जाता है, तो दूसरा, हम कितनी बार री इलेक्शन कराने का प्लान कर रहे हैं? और तीसरा, कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने की बात, ये क्या वैसा नहीं हुआ कि एक डेब्यूटेंट क्रिकेटर अपने पहले मैच में ही 0 में आउट हो जाता है और आप उसे पूरे टूर्नामेंट से बैन कर देते हो? ऐसा करना क्या यंग एंट्रेंस इन पॉलिटिक्स, क्या लेस पॉपुलर फेसेस इन पॉलिटिक्स के लिए बुरा नहीं होगा? इस बात पे आपकी राय मुझे जरूर बताइएगा। अब क्या आपको नोटा पे वोट देना चाहिए? इससे पहले मेरा सवाल है उन लोगों से जो वोट ही नहीं करते कि आप ऐसा क्यों करते? तो बहुत लोगों का कहना ये था कि हम तो ए पॉलिटिकल है। इस वर्ड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। वहीं दूसरा मतलब ये भी होता है। तो बहुत लोगों का कहना यह है कि ना मुझे बीजेपी पसंद है ना मुझे कांग्रेस पसंद है, इसलिए तो मैं वोट ही नहीं करता, या बिना किसी कैंडिडेट्स को जाने परखे मैं चुपचाप नोटा पे वोट दबा के आ जाती हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि इससे किसका भला हो रहा है? इससे किसकी मदद हो रही है? ना मेरी, ना आपकी, ना ही देश की। हाँ, इतने सालों में एक बार मौका मिलता है आपको वोट देने का, उस वोट को नोटा दबा के क्यों वेस्ट करना? क्योंकि नोटा का फाइनल रिजल्ट पे कोई असर ही नहीं पड़ता। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन लाया था तो उनका मकसद ये था कि एक सिस्टमैटिक चेंज लाया जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब बेटर और क्लीनर कैंडिडेट्स लॉन्च करे। पर जब तक नोटा का रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अपने वोट को क्यों वेस्ट करना? ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। पर क्या इसमें बेटर ये नहीं होगा कि 15-20 मिनट बेयर मिनिमम, ये सही तरीका नहीं पर बेयर मिनिमम ही, अगर आप कैंडिडेट्स को कंपेयर कर ले और एक डिसीजन पर आ सके? क्योंकि नोटा का, मैं फिर से कह रही हूँ, नोटा का फाइनल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिल जाएंगे उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो समझने की जरूरत यह है कि नोटा एक सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए, एक चॉइस होनी चाहिए, ना कि एक ट्रेंड। अगर कैंडिडेट्स के बारे में पता ही नहीं है तो नोटा दबाना क्या सही डिसीजन माना जाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है, बताना जरा। तो ये था आज का वीडियो नेगेटिव वोटिंग या नोटा के ऊपर। अगर वोट देने की प्रैक्टिस करनी ना तो नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूंगी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो मेरे कुछ कोर्सेज भी है, जैसे मेरा सबसे पसंदीदा कोर्स है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोर्स। और अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक क्लैट पीजी का भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके साथ ही साल भर के इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर आपको सिंपल भाषा में बहुत ही आसानी से समझने हो तो हमारा एक लीगल जजमेंट्स का भी कोर्स है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक चैनल है फिनोलॉजी लीगल के नाम से, जहां पे हर दिन के सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और सारी इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्विजेस के थ्रू, पोल के थ्रू पता चलती है, तो उसे भी चेकआउट करेगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।